आइए देखिए, अब इस चैप्टर में केवल ये दो चीज़ बची हैं। एक तो है विलेयता गुणनफल यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के संतृप्त विलयन में जितने भी आयन उपस्थित होते हैं उन आयनों का गुणनफल किसी निश्चित ताप पर सदैव स्थिर होता है, वही कहलाता है उसका विलेयता गुणनफल। और इसको एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसपी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड आयनित होता है सिल्वर आयन में और क्लोराइड आयन में। तो इन आयनों का जो गुणनफल होगा वो निश्चित ताप पर सदैव स्थिर होता है, अर्थात सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो निश्चित होगा और वो ही क्या कहलाता है, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। वो किसी निश्चित ताप पर एक समान होगी राशि। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अगर कुछ भी नहीं मिले तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि कोई बाइनरी विद्युत अपघट्य पदार्थ ए बी है और इसको जल में घोलने पर ये ए आयन और बी आयन देता है, इस तरीके से। तो इन दोनों आयन, जितने भी आयन वहाँ पर मौजूद हैं, उन दोनों आयनों का जो गुणनफल है, अर्थात ए आयन का कंसंट्रेशन इनटू बी आयन की जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो सदैव स्थिर होगा और वो ही क्या कहलाता है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अर्थात विलेयता गुणनफल कहलाता है। अब आता है लास्ट में विलेयता व विलेयता गुणनफल में संबंध। विलेयता को एस से प्रकट करते हैं और विलेयता गुणनफल को एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि S बराबर अंडर रूट एस पी। एस पी क्या है, विलेयता गुणनफल, और S है विलेयता। तो इससे आप बड़े आराम से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। किस तरीके से कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की विलेयता S उसके विलेयता गुणनफल के अंडर रूट यानी वर्गमूल के बराबर होती है। ये इनमें संबंध हो गया। अब ये किसके लिए होता है, द्विअंगी के लिए, जो बाइनरी है, जो एक अणु दो आयन उत्पन्न करता है। जैसे ये केस देख रहे हैं आप लोग। तो एक बार फिर कंप्लीट डेफिनेशन आप सुनेंगे कि किसी द्विअंगी यानी बाइनरी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की विलेयता S उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। ये इन दोनों में संबंध होता है। समझ में आ गया? ये है विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध। अब आप इस चैप्टर के सूत्र देख लीजिए जो इसमें न्यूमेरिकल में आएंगे। ये एक जगह लिख लीजिए सब के सब। देखिए, जैसे सांद्रता ग्राम पर लीटर, ये बराबर होती है तुल्यांकी भार गुणा नॉर्मलता, यानी S बराबर तुल्यांकी भार होता है इक्विवेलेंट वेट गुणा नॉर्मलता N। इसी से संबंधित एक दूसरा सूत्र होता है सांद्रता ग्राम पर लीटर बराबर होती है तुल्यांकी भार के स्थान पर ले लीजिए अणु भार और नॉर्मलता की जगह ले लीजिए मोलरता, यानी सांद्रता S बराबर अणु भार को आप M या M डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि मोलरता को किससे करते हैं, M से, और इसको भी M से, तो इसको डिफरेंट करने के लिए M डैश कर दीजिए अणु भार से। एक है W, पदार्थ की मात्रा W बराबर NeV, आगे पीछे कर सकते हैं, EnV कर सकते हैं, बटे 1000, जहां पर W है पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, N है नॉर्मलता, E है तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, V है वॉल्यूम। कब होता है ये, जब आयतन मिलीलीटर में
तब यूज होता है। एक इसी से दूसरा फॉर्मूला है W बराबर NeV। ये जब आयतन लीटर में, नोट करते रहिए ये फॉर्मूले। एक है N1V1 बराबर N2V2। ये कई मिलके हो सकते हैं। N1V1 बराबर N2V2 जिस तरीके से है उसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला है M1V1 बराबर M2V2। देखिए जहाँ पर N1 और N2 पहले विलियन और दूसरे विलियन की नॉर्मलता है, V1 और V2 पहले और दूसरे विलियन के आयतन है। यहाँ पर M1 और M2 पहले और दूसरे विलियन की मोलरता है, V1 और V2 पहले और दूसरे विलियन के आयतन है। इस तरीके से एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए जब कहीं भी रास्ता नहीं मिलता है तो वहाँ रास्ता खोल देता है ये। कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, कैपिटल N अपॉन कैपिटल M बराबर स्मॉल n। ये कैपिटल N है नॉर्मलता, कैपिटल M है मोलरता, स्मॉल n अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए N बराबर नॉर्मलता, M बराबर मोलरता और स्मॉल n बराबर है अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता। आप जानते हैं अम्ल की क्षारीयता होती है उसमें उपस्थित H आयनों की संख्या और क्षार की अम्लीयता होती है उसमें उपस्थित OH आयनों की संख्या। इस तरीके से बहुत छोटा सा फॉर्मूला है N अपॉन M इज इक्वल टू स्मॉल n। इसके अलावा देखिए ये है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारीयता, क्षारीयता या क्षारकता, और ये होती है अम्ल की क्षारकता H आयनों की संख्या। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणु भार बटे क्षार की अम्लीयता, और क्षार की अम्लीयता होती है OH आयनों की संख्या। एक है लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणु भार बटे धन संयोजकता। एक होती है आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार बराबर होता है आयन का अणु भार बटे आवेश की संख्या। हम एक सूत्र भी बना सकते हैं ऊपर के तीनों का। वो कैसे कि अम्ल कोमा क्षार कोमा लवण का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल कोमा क्षार
कोमा लवण का तुल्यांकी भार का अणुभार बटे धन संयोजकता। अम्ल का निकालना है तो अम्ल का अणुभार बटे धन संयोजकता, क्षार का निकालना है तो क्षार का अणुभार बटे धन संयोजकता, और लवण का निकालना है तो लवण का अणुभार बटे धन संयोजकता। इसके अलावा देखिए ये है मोल्स की संख्या। स्मॉल n बराबर पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे अणुभार, यानी W बटे m करें या m डैश करें, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे m डैश, इस तरीके। किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान ये होता है किसी भी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार बटे आयतन लीटर में। या करके इसको ऐसे भी कर देते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है, आप जानते हैं पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे अणुभार, ये होता है उसके मोल्स की संख्या। पदार्थ के मोल्स की संख्या बटे आयतन लीटर में। और सूत्र हैं जैसे HIN सांद्रण बराबर होता है 10 की घात माइनस pH, या pH बराबर माइनस log HIN कंसेंट्रेशन। एक होता है HIN सांद्रण इंटू OHIN सांद्रण बराबर 1 गुणा 10 की पावर माइनस 14 ग्राम आयन पर लीटर। pH प्लस POH बराबर होता है 14। ये भी एक सूत्र है। अब देखिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो साम्य स्थिरांक होता है अभिक्रियाओं का K, उसको किस तरीके से निकाल लेते हैं। ये नोट कर लिया, करिए जल्दी। देखिए जैसे अभिक्रिया ये है A प्लस बी
इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो इस अभिक्रिया की यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक k या kc बराबर होगा ये इधर का पक्ष, यानी C की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन A की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। यदि हम इस अभिक्रिया को ऐसे ना करके ऐसे कर दें कि C प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस बी है, तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक k क्या हो जाएगा? अब ये पक्ष ऊपर आ जाएगा, अर्थात A की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन C की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है। अब देखिए, यदि इक्वेशन ये है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक k इसके लिए k बराबर होगा NH3 यानी अमोनिया के मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसके यहाँ पर 2 मोल हैं, अपॉन N2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू H2 की मोलर कंसंट्रेशन का होल थ्राइस। क्यों हुआ है होल थ्राइस? क्योंकि यहाँ पर 3 मोल हैं। यदि ये इक्वेशन ऐसे ना होकर ऐसे कर दें कि ये 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2 ऐसे है, तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के बराबर कितना हो जाएगा? ये पक्ष ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन का होल थ्राइस अपॉन अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये समीकरण ऐसे होगी, ऐसे ना होकर कैसे हो जाए? इधर ही कि 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 इज इक्वल टू NH3। तब इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा कितना? ये पक्ष ऊपर आएगा, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन का होल 1/2 इंटू हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन का कितना? 3/2। इस तरीके से जितने मोल हैं उतना होल हो जाएगा। समझ आ गया? कर लेंगे ना? अगर ये इसको ऐसे पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, इस तरीके से।